सोयाबीन काटा फिर
हेलो 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 मस्त। आवाज़ आ रही है? आ हेलो। रही है। हाँ बेटा, वैल्यूएशन पढ़ रहे थे हम, है ना? हाँ वैल्यूएशन में समझ में आया था हमने अभी जो पढ़ा था? वैल्यूएशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था हमने। हाँ और वैल्यूएशन किस किस फैक्टर पे हाँ डिपेंड, सर। वैल्यूएशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बताओ? हाँ किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वैल्यूएशन, देखा था हमने अभी। बताओ, याद रहा कुछ? लोकेशन, वेरी गुड। लाइफ ऑफ बिल्डिंग, हाँ। क्वांटिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, करंट स्टेटस, ठीक, वेरी गुड। ओके। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, अब जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो। हाँ सर। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है ना, कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं वैल्यूएशन के लिए। देखो आज ये महेंद्र नायक ओके नाम, सर। महेंद्र नायक आया है, इसको पहली बार तो क्लास में आया, इसको क्लास में ज्वाइन होना नहीं आ रहा है, कैसे आवाज़ कनेक्ट करते हैं वो कनेक्ट करना नहीं आ रहा है। देखा है पार्टिसिपेंट्स में, देखो महेंद्र यादव बैठा है नालायक वैसे ही बस खोल के। हाँ सर। इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए क्लास लगते लगते, आज तो क्लास पहली बार तो ये आया है अपना चेहरा दिखाने, उसमें भी इसको चलाना नहीं आ रहा है, मैसेज कर दिया पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है ना, इसमें देखो वैल्यूएशन करने के अलग अलग मेथड हाँ हम कंसिडर वो करते हैं, फुल कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो हमें डिफरेंट टाइप का वैल्यूएशन अगर करना तो उसके लिए डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यूएशन होते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के मेथड प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला मेथड जो देखूंगा मैं, लैंड एंड बिल्डिंग मेथड, ठीक है ना। पहला मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग मेथड, ठीक है ना। ठीक है, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो होगा लैंड एंड बिल्डिंग मेथड जो होता है ना, इट इन्वॉल्व सम ऑफ किस किस का सम बेटा? सम ऑफ आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड प्लस इसके साथ और कौन सा बेटा? डिप्रेस्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना। कौन सी बेटा? डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ये डिप्रेस्ड वैल्यू पता है ना क्या होता है?
डिप्रेस्ड वैल्यू क्या होता है पता है सर ना? वो पुरानी बिल्डिंग। वेरी गुड, ठीक है ना, वो कितने दिन तक उसकी उसकी गुणवत्ता कम होना, ठीक है ना, तो उसमें उसकी वैल्यू में क्या होगा, डिप्रेशिएशन होगा, ठीक है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेथड जो होता है हमारा, ये क्या होता है बेटा, ये सम होता है किस किसका, कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, जो ज़मीन है वहाँ की उसका लैंड का मार्केट वैल्यू, और उसके साथ साथ डिप्रेस्ड वैल्यू जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका डिप्रेस्ड वैल्यू, ठीक है ना। डिप्रेस्ड वैल्यू दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है मेरा, लैंड एंड बिल्डिंग मेथड, ठीक है ना। ठीक है, अब डिप्रेस्ड वैल्यू जो होती है किस किस के बेसिस पे देखते हैं हम, डिप्रेस्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस के बेसिस पे देखते हैं बेटा, बेसिस ऑफ सबसे पहला प्लिंथ एरिया, हाँ प्लिंथ एरिया किसको बोलते हैं पता है ना? हाँ सर, वो ग्राउंड लेवल के वहाँ उससे थोड़ा ठीक है, हाँ प्लिंथ एरिया, ground- हाँ प्लिंथ एरिया के बाद प्लिंथ एरिया की रेट, प्लिंथ एरिया रेट, उसका रेट क्या है, ठीक है ना, वो कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है ना। प्लिंथ एरिया और साथ ही साथ प्लिंथ एरिया रेट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग, ठीक है। और अगला क्या, और क्या देखते हैं हम, एज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना। एज ऑफ बिल्डिंग से समझ में आ रहा है ना हाँ कि हम जो डिप्रेशिएशन करेंगे, ठीक है ना, डिप्रेस्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो बिल्डिंग की एज के हिसाब से निकालेंगे कि वो 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है। तो जो हम डिप्रेशिएशन निकालते हैं किसके बेस पे निकालते हैं, ठीक है ना, एज ऑफ बिल्डिंग, प्लिंथ एरिया, ठीक है ना, हाँ प्लिंथ एरिया रेट ऑफ बिल्डिंग के, प्लिंथ एरिया जो है उसका रेट क्या है बिल्डिंग के लिए, उसको सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या निकालते हैं, डिप्रेस्ड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो इससे हमें क्या लैंड एंड बिल्डिंग मेथड में क्या 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 चीज़ मिल जाती है, डिप्रेस्ड वैल्यू हम क्या इन फैक्टर से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और मार्केट वैल्यू में हम जब डिप्रेस्ड वैल्यू ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल आपकी वैल्यूएशन जो वो निकल आती है, ठीक है ना। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का वैल्यू कैसे निकालोगा बताओ मुझे, कुछ पता है, आइडिया है? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अगर निकालना चाहूँ तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट, बिल्डिंग कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट जो है उनके सभी कंपोनेंट प्लस साथ में और क्या होगा बेटा आपका, सर्विस, ठीक है ना, कितनी सर्विस हो गई बिल्डिंग की, ठीक है, सर्विसेज, और प्लस और क्या होगा बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ लैंड, ठीक है। कि अगर मैं बिल्डिंग के लिए वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, वैल्यू बिल्डिंग कंपोनेंट के, बिल्डिंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट दिए उनकी वैल्यू, साथ ही साथ उसकी सर्विस कितनी हो गई, एज कितनी हो गई उसके अकॉर्डिंग, और साथ में मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड की, लैंड की मार्केट वैल्यू वहाँ पर क्या है, इन फैक्टर पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब वैल्यूएशन क्यों यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, देखते हैं। वैल्यूएशन यूज्ड फॉर, ठीक है, या तो हम रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर के लिए वैल्यूएशन करते हैं, कौन सा, किसके लिए, रेजिडेंशियल, ठीक है ना, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, और या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, कि खुद की प्रॉपर्टी होती है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी एंड सर्टिफाई द प्रेजेंट वर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है ना,
देखो क्या कहना चाह रहा है कि मतलब जो है वैल्यूएशन यूज्ड फॉर किसके लिए किया जाता है कि रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर कोई ओनर है खुद की उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो उसको सर्टिफाइड करने के लिए भी वो भी उसका वैल्यूएशन करा सकता है। अब सर्टिफाइड क्यों करवा रहा है भैया ओके उसको ताकि उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू उसको पता रहे कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन इतना है, ठीक है ना। तो वो खुद के एक खुद को सर्टिफाइड कराने के लिए भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको प्लॉटिंग वहाँ पे बेचना हो कुछ प्रॉपर्टी बेचना हो तो वो सर्टिफाइड करा लेगा, एक बार वैल्यूएशन करा लेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भैया आपकी प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है यहाँ पर, है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपने कभी बैंकिंग से जैसे होम लोन लेते हैं ना, घर के ऊपर लोन लेते देखा है कभी, ठीक है ना, सुना होगा। तो होम के ऊपर लोन लेते हैं बेटा तो क्या करते हैं वो कि जो बैंक है वहाँ से एक इंजीनियर आएगा वो क्या करेगा वैल्यूएशन करेगा, क्या करेगा वैल्यूएशन करता है आपके मकान का, वहाँ की सारी हाँ सारे फैक्टर देखता हो कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी कीमत क्या है, वहाँ की लोकेशन के हिसाब से उसकी कीमत क्या है, सब चीज़ देखता है वो, है ना। और ये सब चीज़ देखने के बाद वो सर्टिफाइड कर देता है कि हाँ भैया इस स्ट्रक्चर का या फिर इस बिल्डिंग का या इस कंपोनेंट का इतना प्राइस है, उसके हिसाब से वो वैल्यूएशन कर देता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर बैंक क्या करती है आपको पेमेंट सप्लाई करती है, ठीक है ना। ठीक, इतना समझ में आया, ओके। नेक्स्ट अब जो बात करता हूँ मैं, अगला मेरा टाइप कौन सा आएगा बेटा, हेलो अभी फर्स्ट हो गया था मेरा, कौन सा हुआ फर्स्ट, अभी कौन सा देखा हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग मेथड, ठीक है ना। अब दूसरा देखेंगे हम, ठीक है ना, कंपोनेंट रेट मेथड, कौन सा कंपोनेंट, वेरी गुड। कंपोनेंट रेट मेथड में क्या अलग अलग कंपोनेंट्स के रेट निकाल लेंगे, उसके बाद उसको हम वो कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे आप मेरी बात को, ठीक है, हेलो ठीक है। अब ये कंपोनेंट रेट मेथड इट इज़ प्रिफर्ड, ये किसके लिए प्रीफर किया जाता है, प्रीफर फॉर कौन किस किस के लिए किया जाता है बेटा आपका, एक तो आपका रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर एंड और साथ ही साथ कौन सा कॉमर्शियल, ठीक है ना, कॉमर्शियल दोनों के लिए इसको प्रीफर किया जाता है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना, दोनों के लिए इसको प्रीफर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है इट कंपेराइजेस, ठीक है, क्या कंपेराइज करता है बेटा, ये रेट पर यूनिट एरिया ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना, कि रेट पर यूनिट एरिया ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग का जो रेट पर यूनिट एरिया से रेट निकालता है वो, ठीक है ना। और साथ में प्लस इसके साथ एक और जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड, ठीक है ना, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड। इसका मतलब कि भैया जो आपकी बिल्डिंग है उसका तो यूनिट एरिया के हिसाब से निकाल लिया उसने कि इतना, जैसे फीट के हिसाब से मैं ले लूँगा कि 1 स्क्वायर फीट स्क्वायर जो है उसका ये प्राइस है, जैसे 1000 2000 जो भी प्राइस है 1200 1500, ठीक है ना, वो प्राइस है। और अगर मैं बोल दूँ साथ ही साथ उसमें प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड कि वहाँ की जो लैंड है उसका क्या प्रोपोर्शन है प्राइस के रिगार्डिंग, ठीक है ना, तो दोनों का जो लैंड का अलग से निकाल के दोनों का सम कर दूंगा, ठीक है ना, तो दोनों को कंपेराइज कर देगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ठीक है, लैंड। अब जो लैंड कंपोनेंट जो है वो डिसाइड किस किस के ऊपर होते हैं, लैंड कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक लैंड, एक ज़मीन का इतना टुकड़ा था, इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया, ठीक है ना, जैसे एक बिल्डिंग बना दी इसके ऊपर, तो इसका जो लैंड है उसका पर यूनिट एरिया जो जिसकी प्राइस थी वो प्राइस बढ़ जाएगी ना बेटा। तो यहाँ पे लैंड कंपोनेंट डिपेंड ऑन, अब लैंड का जो कंपोनेंट है उसकी प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि उस ज़मीन पर आपने कितने रुपये का कंस्ट्रक्शन कर दिया है इसके ऊपर। और क्या होगा, एज, ठीक है, एज, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, उसमें क्या क्या गुणवत्ता है क्या क्या खासियत है उसके ऊपर, ठीक है ना, स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। और फिनिशेस मतलब उसमें कितना अच्छा फिनिश दिया है, फिनिशिंग दी है, फिनिशेस, ठीक है ना। और क्या होगा, स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर कैसा है इसके ऊपर। और क्या देगा, मटेरियल कैसा यूज़ किया गया है इसके ऊपर, ठीक है ना।
और उसके बाद लोकेशन। देखो इतने सारे फैक्टर्स होंगे। अगर कोई लैंड पे आपने स्ट्रक्चर बना दिया तो उसका जो आप लैंड कंपोनेंट, आप लैंड के कंपोनेंट में तोड़कर उसका वैल्यूलाइजेशन अगर करना चाह रहे हो तो उसमें ये सब चीज़ देखने के बाद मैं लैंड कंपोनेंट को देखूंगा, ठीक है ना। समझ रहे आप मेरी बात को, हाँ सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे लोकेशन, ठीक है ना। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी क्या है, ये कुछ पैरामीटर जिसको मैं देख के चलता हूँ। जब लैंड कंपोनेंट किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, एज ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद उस स्ट्रक्चर का स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, मतलब क्या क्या खासियत है उसमें, ठीक है। उसके बाद फिनिशेस, है ना। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा है वो, उसके बाद मटेरियल कैसे यूज़ किया गया उसमें वो देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसकी लोकेशन क्या है, ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसके यूजेस, ठीक है ना। उसके बाद उसकी क्वालिटी कैसी, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा बेटा इसमें, फॉर ओल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो पुराने स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इसमें क्या कर देता है, अगर पुराने स्ट्रक्चर है तो जैसे ये स्ट्रक्चर तो आप कोई नया बना रहे हैं, आप कोई ले रहे हैं, लेकिन अगर ये पुराना, ये ओल्ड नहीं है तो आपने ये चीज़ फैक्टर देख लिए। लेकिन अगर कोई ओल्ड स्ट्रक्चर है तो उसमें डिप्रेशिएट वैल्यू इज कैलकुलेट, ठीक है ना। उसमें हम डिप्रेशिएट वैल्यू को भी कैलकुलेट करके रखते हैं, ठीक है ना। कि अगर ऐसा ये जैसे कोई भी लैंड कंपोनेंट जो है उसमें हम डिप्रेशिएट वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं अगर स्ट्रक्चर ज़्यादा पुराना होगा तो, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अगर स्ट्रक्चर पुराना है तो उसमें हम कौन सी डिप्रेशिएट वैल्यू को भी कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, केवल और केवल जब स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, आपका ओल्ड होगा। कैसा होगा, हाँ पुराना होगा, ठीक है ना। वेरी गुड, ठीक है। अगला मेथड जो आएगा मेरा, ये कौन कौन दूसरा हो गया मेरा, कंपोनेंट रेट मेथड हो गया। अब अगला जो आएगा मेरा डेवलपमेंट पोटेंशियल मेथड, कौन सा आएगा, तीसरा वाला मेथड देखता हूँ मैं, डेवलपमेंट पोटेंशियल मेथड। ठीक है, ठीक है। डेवलपमेंट वर्ड से समझ में आ रहा है आपको कि भैया इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उनकी जो लैंड होती है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पहले वो, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसकी क्या कर देते हैं, वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन बढ़ जाएगी जैसे, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, हो सकता है कि वो उस लैंड को मतलब तैयार कर ले, उसमें स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर बना दे, या फिर वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे दे जिससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें बताऊंगा मैं, ये होगा यूज्ड, ये क्या होता है, यूज्ड बाय डेवलपर। ये किसके द्वारा होता है, ज़्यादातर डेवलपर के द्वारा होता है, ठीक है ना। डेवलपर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, किसके लिए बेटा, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन नहीं, बेटा सॉरी इन्वेस्टिगेशन नहीं, इन्वेस्टमेंट है ना, अभी बताता ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें ना, हाँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत अंतर आ जाता है ना। इन्वेस्टमेंट इनटू लैंड, ठीक है, ज़मीन पे क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते, कौन, डेवलपर्स, ठीक है, ठीक है। देन वैल्यू प्रोवाइडेड बाय डेवलपर with specification ऑफ लैंड। देखो बेटा, जब उसके बाद खाली, जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बिजनेस भी करते हैं सब, वो क्या ज़मीन खरीद लेते हैं इकट्ठी, फिर उसमें प्लॉटिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं, ठीक है। प्लॉटिंग करने के बाद उसको बेचते, तो जितने रेट में उसने ज़मीन खरीदी उससे कई गुना ज़्यादा पैसा वो उसमें अर्न कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया उन्होंने, ये एक जो वैल्यूएशन किया उसने किसके बेसिस पे कर दिया, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके कर दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो लैंड है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या कर दी, उसने बढ़ा दी, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन अच्छे और दे दी है ना, उसमें खूबियाँ बढ़ा दी ज़मीन पर। हो सकता है उसने इन्वेस्टमेंट करके कुछ
अच्छी फैसिलिटी बढ़ा दी वहाँ के लिए, ठीक है ना, तो उससे उसकी रेट, उसकी जो लेंथ थी उसकी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। वेरी गुड, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें डेवलपर वाले रेट में, ठीक है बेटा। अब अगला इसमें जो होगा आपका, ठीक है, ये जो मेथड अप्लाई किया जाता है, ठीक है, ये मेथड हम कब अप्लाई करते हैं बेटा, जब छोटे प्लॉट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा बेटा बताओ, आपने एक जैसे 1 एकड़ ज़मीन ले ली और उसमें आप ये जो मेथड है, कौन सी मेथड, डेवलपमेंट पोटेंशियल मेथड जो है, कब अप्लाई कर सकते हैं, जब लोगों को छोटे छोटे प्लॉट्स में ज़मीन चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ऐसा तो नहीं कि किसी को बड़ी फैक्ट्री डालनी उसके लिए आप ऐसा खेत परचेस करके दे रहे, क्यों, क्योंकि फिर वो क्यों उस रेट से लेगा, वो तो फिर कम रेट में लेगा, क्योंकि वो तो ज़्यादा ज़मीन ले रहा है तो कम मिलेगा, ठीक है ना। देखो तो अप्लाइड व्हेन डिमांड ऑफ स्मॉल प्लॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, कि छोटे प्लॉट्स की डिमांड जो है वहाँ पे हो रही है, उस कंडीशन में मैं ये इसको प्रीफर कर सकता हूँ, ठीक है, अप्लाई कर सकता हूँ। एग्जिस्ट एंड लैंड इज sufficient to take up रियल एस्टेट, ठीक है, हेलो, ठीक है। तो ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब हमें लोगों को जो वहाँ पे जो ज़मीन में दे रहा हूँ या फिर जो प्रॉपर्टी देना चाह रहा हूँ उसको किसमें, प्लॉटिंग सेक्टर में उनको ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना, वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर रिक्वायरमेंट हो रही है ज़मीन की, तो मुझे इसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर बड़े पैमाने पे मैं अगर करूँगा, इसमें डेवलपमेंट करके अगर बेचूंगा तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो देखता हूँ मैं बताता हूँ, वो मेरा कौन सा है, हेलो, रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा है बेटा, रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड के बाद फोर्थ है, कौन सा मेरा, रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका बताओ मुझे, अब रेंट वर्ड से समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें जो वैल्यूएशन हो रहा है रेंट के बेसिस पे किया जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। इसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो उसको रेंट पे दिया गया है, उसके लिए इसमें वैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो इट इज़ यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, रेंटेड मतलब जो रेंट पे दी गई है। दिस, तो लिख सकता हूँ मैं, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर रेंटेड मतलब जो किराए पे दी गई, ठीक है ना, रेंटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, फॉर रेंटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा। और क्या हो सकता है इसमें, हेलो, ठीक है। और अब रेंटेड प्रॉपर्टी में क्या होगा, ओनर जो है, ओनर को अधिकार होता है बेटा पूरा, ओनर जो है आपका, ओनर क्या है, रेंट इकट्ठा करना लेने का, ओनर हेड, ओनर हैव राइट टू रिसीव मतलब लेना, रिसीव रेंट, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ओनर को जो रेंट लेने का क्या होता है, पूरा अधिकार होता है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि जो वो अब जो वैल्यूएशन नेट वो जो फिक्स करेगा रेंट उसका, वो क्या होगा, किसके बेसिस पे करेगा, नेट मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस, ठीक है ना, नेट मेंटेनेंस के बेसिस पे करेगा, एनएमआर के बेसिस पे करेगा। एनएमआर मैंने बताया था आपको पहले, फुल फॉर्म फॉर लैंडलॉर्ड, ठीक है ना। देखो वो नॉमिनल, एक आपने ये मैंने बताया था, एक नॉमिनल मास्टर रोल बताया था आपको,
ठीक है। तो ये अब नेट उसका मेंटेनेंस, जो जिस जगह पे जो भी आदमी रह रहा है किराए से, उसका सारा मेंटेनेंस, ठीक है, साथ ही साथ उसका नॉमिनल मास्टर रोल में सारा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बेसिस पे उसको जितने भी चार्जेस देना है वो अप्लाई उसके ऊपर किए जाएंगे, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है। अब इसके लिए जो ये RCM आपका रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड जो है, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं RCM, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ? RCM, RCM ठीक है, RCM, ठीक है। तो इसके लिए एसेंशियलिटीज़, ठीक है ना, मतलब एसेंशियल फॉर RCM, इसके लिए क्या क्या जरूरी होगा? मैं एसेंशियल फॉर RCM, ये RCM वो कंपनी होती है, एक राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, उसको मत समझना है ना। ये RCM यहाँ पर क्या है? रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना, RCM, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आप एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, आपको ज़रूरत किस किस चीज़ की होती है? ग्रॉस रेंट, ग्रॉस रेंट मतलब पता ना, ओवरऑल सारा किराया कितना हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आउटगोइंग मतलब मेंटेनेंस, जो आपका बाहरी खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है ना, आउटगोइंग्स कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अनयूज्ड एरिया, हो सकता है देखो कोई भी स्ट्रक्चर आपने दिया है रेंट पर, तो जो अनयूज्ड एरिया, जो काम में नहीं आ रहा, उस एरिया का क्या रेंट मिलेगा क्या? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो उसको भी तो मुझे कंसिडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तो प्रॉपर्टी, आपका तो पेमेंट उसमें बर्बाद हुआ है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को वैल्यूलाइज करके मैं चलता हूँ। तो मैं ये इन 3 फैक्टर को देखता हूँ, कौन कौन से, कि ग्रॉस रेंट कितना हो रहा है, आउटगोइंग कितनी हो रही है, और अनयूज्ड एरिया कितना है, इन सब चीज़ों को। तो ये आपका रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड में ये 3 फैक्टर देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, कि आपका नेट ग्रॉस रेंट कितना हो रहा है, साथ ही साथ आपका अनयूज्ड एरिया कितना है, क्योंकि अनयूज्ड एरिया जो है उसका कोई रेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक। इतना समझ में आया? हेलो यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, बात करता हूँ फिफ्थ वाला बात करता हूँ मैं। हेलो, हाँ सर। हाँ, फिफ्थ वाला जो होगा मेरा प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, कौन सा है बेटा? प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ठीक है, प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होगा? ये अच्छा, प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में आप किसकी चीज़ का वैल्यूएशन चलेगा इसमें? देखो प्रॉफिट कहाँ कमाते हैं हम, ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स होती है जो हमें प्रॉफिट के पर्पस से हम यूज़ करते हैं, बताओ मुझे। प्रॉफिट तो रेंटेड बिल्डिंग्स भी आपको दे रही है, ठीक है ना, लेकिन उसका एक मतलब लिमिट होता है, हाँ लिमिट होता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है ना। लेकिन मैं अगर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड अगर करूँगा तो इसमें किस चीज़ का वैल्यूएशन होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैं बात करूँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है? कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, बताओ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है बेटा, पता है क्या कुछ? देखो सिनेमा हॉल है ना, क्या क्या, हाँ सर। सिनेमा हॉल है ना, सिनेमा हॉल पढ़ा था अभी। कहाँ पे पढ़ा था? सिनेमा हॉल, हाँ, बीडीडी में हम चलते होटल, कौन कौन सी होती है, बिल्डिंग कौन कौन सी होती है सर? हाँ उसमें पढ़ा होगा आपने, टाइप ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद मैरिज हॉल, ठीक है, शादी हॉल जो होते हैं वो। तो ये सारे क्या होते हैं, इसमें प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। इसमें क्या, प्रॉफिट अर्न करने के बेसिस पे ही इनका जो वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है ना, कि ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिल सके, ठीक है। तो इसमें क्या फैक्टर देखा जाएगा कि नेट प्रॉफिट, इसका उद्देश्य क्या है कि नेट प्रॉफिट देखना, नेट प्रॉफिट इज कैपिटलाइज्ड, ठीक है ना, कैपिटलाइज्ड, ठीक है ना, ठीक है। अगला, अब ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस आउटगोइंग, ठीक है ना, आउटगोइंग कितनी हो रही है वो, और बस इसमें जो ग्रॉस जितना इनकम हो रहा है उसमें से आउटगोइंग माइनस कर दो, वो सारा क्या होगा आपका प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन होगा, ठीक है ना, कैपिटलाइज्ड होगा, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या कहना चाह रहा है कि मतलब बस आउटगोइंग होगी। यहाँ पर क्या हो रहा था, मेरा अनयूज्ड एरिया भी आ रहा था ना, इस प्रॉपर्टी में अनयूज्ड एरिया भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अनयूज्ड एरिया है ही नहीं मेरे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी जो बिल्डिंग है, मेरा जो भी स्ट्रक्चर है वो पूरा क्या कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल मतलब पब्लिक प्लेस, लोगों ज़्यादा पर्सन के लिए, भीड़ वाली जगह के लिए है वो, ठीक है ना, ठीक है। तो इतना समझ में आया बेटा? देयर आर 5 टाइप ऑफ
जो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन हम देखे हैं कितने बेटा? हाँ सर 5 टाइप का देखा है। ठीक है, लास्ट जो देखेंगे हम कॉस्ट अप्रोच मेथड। कौन सा देखेंगे बेटा? कॉस्ट अप्रोच मेथड। हाँ वेरी गुड, कॉस्ट अप्रोच मेथड हम देखेंगे। ठीक है ओके, फिफ्थ सिक्स्थ देखूंगा मैं, कॉस्ट अप्रोच मेथड। ठीक है, अब ये कॉस्ट अप्रोच मेथड जो होता है ना, यूज्ड फॉर न्यू और स्पेशल पर्पस, कि नए कार्य या फिर कुछ ना कुछ स्पेशल काम के लिए ही काम करते हैं। ठीक है ना, स्पेशल पर्पसेस के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, कॉस्ट अप्रोच मेथड। ठीक है ठीक है, अब इसमें क्या है कि कोई ज़्यादा आपको पे नहीं करता, नॉट टू पे मोर फॉर प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा पे भी नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अप्रोच, कॉस्ट के बेसिस पे हम कंसिडर कर रहे हैं इसको। इसमें इसका ना तो हमारे पास कोई रेंट मिल रहा है हमको, ना ही इसमें कोई प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई बस कॉस्ट जो लग रही है वही अप्रोच इसमें लगा रहे हैं इसमें, इसके बाद हमें कोई रेंट नहीं मिल रहा है। तो ठीक है ना, देखो आप ऐसी जगह पर अगर प्रॉपर्टी परचेस करोगे जहाँ पे आपको बाद में हो सकता है आप शॉप बना लो या कोई भी अर्निंग वाला सोर्स बना लो वहाँ पर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर कीमत आए तो उसकी कीमत भी ज़्यादा रहेगी बेटा स्टार्टिंग में। लेकिन कुछ ऐसी लैंड है जो केवल आप कॉस्ट, एक बार कॉस्ट जो फिक्स है उसकी वो दे दी, तो उसके बाद उसका इतना स्पेशल पर्पस नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब इतना ज़्यादा मतलब कुछ उसका मतलब आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। ठीक है, हेलो, हाँ सर। ठीक है ना, और साथ ही साथ अगला क्या होगा बेटा मेरा, डू नॉट जनरेट, ठीक है ना, रिवेन्यू बाय देम सेल्फ। ठीक है ना, अगला जो होगा डू नॉट जनरेट रिवेन्यू। इसमें कोई भी रिवेन्यू भी जनरेट नहीं होता है मेरा। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचरिस्टिक कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, केवल जो मिल रहा है जो वो करंट टाइम पे जो मिल रहा है वही आपका कॉस्ट लगेगा। इसके अलावा और आपको बाद में उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो कोई रिवेन्यू इसमें जनरेट नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है बेटा। अब लास्ट में हम जो डिस्कस कर लेते हैं वो कर लेते हैं प्रिकॉशन। क्या करते हैं? प्रिकॉशन वाइल वैल्यूएशन, कि जब वैल्यूएशन करते हैं तब हम क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है ना, लास्ट। ठीक है ठीक है, तो बेटा आप कोई भी चीज़ का वैल्यूएशन कर रहे हो उससे पहले सबसे पहले क्या देखोगे? क्या आप आइडेंटिफाई करोगे? आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं हो कि आपको ठीक से ठिकाना ही पता नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना, पता चला जिसका करना था उसके पास में जाकर किसी दूसरे स्ट्रक्चर या दूसरे कंपोनेंट का वैल्यूएशन करके आ गए, है ना। तो आपको पर्टिकुलर जिस भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना उसको आइडेंटिफाई, पहचानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होगा मेरा, ठीक है, डोंट इन्फ्लेट द वैल्यू। ठीक है, कि आप अपनी ओर से कोई भी नेगोशिएशन ना डालें उसमें ना। जैसे आप वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपको कोई भी वैल्यू में इन्फ्लेटेशन नहीं करना। ठीक है ना, उतार चढ़ाव नहीं करना। ठीक है ना, हेलो, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद तीसरा है डोंट, आपको वैल्यूएशन करते समय क्या नहीं करना चाहिए? डोंट अंडरस्टेट द वैल्यू। डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू मतलब इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि आपकी बिल्डिंग के किसी कंपोनेंट का जो वैल्यू है आपको लगा कह रहे वैल्यू कम है इसका, तो चलो छोड़ो इसको मेंशन नहीं करता हूँ, है ना। वैल्यूएशन में आप चाहे छोटे से छोटी और बड़े से बड़े कंपोनेंट सबका वैल्यू आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कोई भी वैल्यू का आप अंडरस्टैंड नहीं कर दें, है ना, उसको नज़रअंदाज ना कर दें। ठीक है, और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वैल्यूएट लीगल प्रॉपर्टीज़। समझ रहे हैं इस बात को? क्या आप ऐसा नहीं हो कि वैल्यूएशन करने गए आपने इलीगल प्रॉपर्टी का भी वैल्यूएशन कर लिया। इलीगल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन क्यों करेगा? उस पर आपका अधिकार है क्या? नहीं है, तो नहीं करना उसका वैल्यूएशन भी नहीं करना। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद
आपको जो भी यूज़ सुटेबल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अच्छा, अब बताओ इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हमने जैसे 5 टाइप को वैल्यूएशन, 6 टाइप के वैल्यूएशन पढ़े ना, मेथड पढ़े ना बेटा वैल्यूएशन के, तो उसमें जिस टाइप का वैल्यूएशन हमें करना है जिस प्रॉपर्टी के लिए जो वहाँ पर सूटेबल है उसी को हमको वहाँ पे यूज़ करना है उस मेथड को। ऐसा नहीं कि जो सूटेबल नहीं वो भी हम यूज़ कर लें, हाँ सर। ठीक है ना। तो सूटेबल टाइप ऑफ मेथड हमें यूज़ करना होगा। चैट के बाद 7वां देखो, ठीक है, वेरी गुड। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट रिलेट ऑन प्रीवियस वैल्यू। वेरी गुड। देखो आप ऐसा नहीं हो कि आप वैल्यूशन कर रहे हो उस समय आप वो पास्ट वाली चीज़ों को भी रिलेट कर रहे हैं कि पास्ट में इसकी कीमत यहाँ ये थी, ये इसका वैल्यूशन ये था, उसको रिलेट मत करो। हमेशा हम वैल्यूशन जो करते हैं किस के बेसिस पर करते हैं, करंट पोजीशन के बेसिस पे। हमने पहले भी बताया आपको कि हम जिसका वैल्यूशन करें किसके बेसिस पे करेंगे, करंट स्टेट, उसकी करंट हालत है ना, करंट जो भी उसकी कंडीशन है उसके बेसिस पे। तो आप ऐसा नहीं हो कि प्रीवियस पहले भी उसका वैल्यूशन हुआ है तो उसको भी कंसिडर करके चल रहे हैं, है ना। ठीक है, लास्ट 8वां जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डोंट यील्ड टू एनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के बताना मुझे। यील्ड टू एनी प्रेशर ऑफर, बताओ मुझे, बता सकते हैं। डोंट यील्ड टू एनी प्रेशर ऑफर, समझ में आ रहा है क्या है। देखो जैसे मैं आपके यहाँ वैल्यूशन करने आया है ना, और आपने क्या कर दिया, मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया, ठीक है ना, कि इसका वैल्यूशन जो होना था एक्चुअल में उससे ज़्यादा, कि नहीं आप इसका वैल्यूशन अच्छा करो, ज़्यादा होना चाहिए ना, वो बहला फुसलाना या उससे प्रेशर बनाना, ठीक है ना। तो इस तरह के कोई भी प्रेशर वाला जो है, हाँ प्रेशर वाला ऑफर आपको लेना ही नहीं है, ठीक है ना, उससे वैल्यूशन बिगाड़ना नहीं। वैल्यूशन में कभी भी किसी के प्रेशर में आकर वैल्यूशन नहीं करना है, ठीक है ना, समझ में आया। एक और 9th जो लास्ट है मेरा, यूज़ ऑल लीगल डॉक्यूमेंट, कि वैल्यूएशन से रिगार्डिंग जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास है वो सारे मुझे चाहिए, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ सकता है बेटा, जैसे आपका जो प्रोजेक्ट का वो जो भी स्ट्रक्चर है उसका कंप्लीशन का सर्टिफिकेट, ठीक है ना, सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी जो ज़मीन है उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा ना, ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन आपका चाहिए, रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन। और भी कंस्ट्रक्शन जो किया उसका सारा स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये सब डॉक्यूमेंट देखकर ही आपको क्या करना है, उसका वैल्यूएशन करना है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है बेटा, तो वैल्यूएशन हमने देख लिया, वैल्यूएशन के टाइप हमने देखे, और वैल्यूएशन के टाइप के बाद मेथड, हाँ कौन कौन से मेथड हम वैल्यूएशन में यूज़ करते हैं वो हमने देखा, ठीक है ना। अब मेथड के बाद हमने उसके बाद वैल्यूएशन करते समय क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए ये चीज़ देखी है, ठीक है ना। ओके ठीक है बेटा, आज की क्लास में बस इतने ही है ना। ओके थैंक यू सर। ओके ठीक है बेटा।